कैंसलिंग जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी से आज हम देखेंगे इंडियन मार्केट के टॉप 10 स्टॉक्स जो मल्टी बैगर होने का दम रखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंसलिंग की बात करें तो कैंसलिंग स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन विलियम ओ नील नाम के एक बंदे ने किया था। उन्होंने ओवर 50 इयर्स की डेटा को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि जितने भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें 7 कॉमन चीजें थी जिनको वो कैंसलिंग के नाम से बोलते हैं। विलियम ओ नील की बात करें तो वो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफी सक्सेसफुल रहे थे और उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सीट खरीद ली थी, जो कि बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस जमाने में। कैंसिल मेथोडोलॉजी जो है वो एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। यूजुअली हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें कम दाम में खरीदना चाहिए और महंगे दाम पे बेचना चाहिए, बट विलियम और नील की थ्योरी ये है कि स्टॉक मार्केट ऐसी अजीब सी जगह है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके दाम कम होते ही जाते हैं। तो पिछले कई सालों से कैंसलिंग स्ट्रेटेजी टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी रही है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड स्ट्रेटेजी रही है क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है। कैंसलिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज करती है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उससे हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं, वही टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कॉमनली कप एंड हैंडल और डब्ल्यू पैटर्न जैसे टेक्निकल चार्ट्स यूज होते हैं ताकि स्टॉक्स में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट की जाए। तो कैंसलिंग में सी का मतलब है करंट क्वार्टर अर्निंग। करंट क्वार्टर अर्निंग से मतलब है कि मान लीजिए दिसंबर 2020 के अर्निंग को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 2019 के अर्निंग से कंपेयर करेंगे और अगर उसमें अच्छा खासा ग्रोथ रहा है अर्निंग में तो उस स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वार्टरली अर्निंग्स में जिन कंपनी की ग्रोथ रही है वैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक का यह मतलब है एनुअल अर्निंग ग्रोथ, यानी लास्ट 3 साल का जो भी एनुअल अर्निंग होता है उसमें ग्रोथ रहता है वैसे स्टॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगला लेटर है कैंसिल में एन। एन का मतलब है नया प्रोडक्ट, नया सर्विस या फिर नई मैनेजमेंट, कुछ ऐसी चीज कंपनी के अंदर आ रही है जिससे वो डिसरप्शन ला रहा है और वो अपने बाकी कॉम्पिटिटर से कुछ बेहतरीन कर सकता है, कुछ बेटर कर सकता है। और जब भी कोई शेयर के प्राइस में राइज होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी फैक्टर रहते हैं, कुछ एक्स फैक्टर रहता है रिसेंट टाइम में, या हो सकता है कुछ इनोवेशन आया है कुछ नया प्रोडक्ट में या फिर कुछ प्रोसेस पॉजिटिव बदलाव आया है। तो इस तरह के कुछ पॉजिटिव चीजों से स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म करता है। अगला लेटर है एस। लेटर एस की बात करें तो ये सप्लाई को इंडिकेट करता है, सप्लाई ऑफ द शेयर्स। अगर शेयर्स जो है उस कंपनी के स्केर्सिटी में रहेंगे और डिमांड ज्यादा रहेगी तो उस केस में शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर कंपनी बाईबैक डिक्लेयर करती है तो उस केस में कंपनी मार्केट से कुछ शेयर्स परचेज कर लेगी और उससे शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगला लेटर है एल। एल स्टैंड फॉर लीडर, यानी जो भी हम कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं वो अपने सेक्टर में लीडर होनी चाहिए और लेगैर्ड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में आरएसआई का फैक्टर को भी यूज किया जाता है ताकि जो भी लीडिंग कंपनीज है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, तो इस स्ट्रेटेजी में कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक्स हाई पे भी होता है तो उस स्टॉक को बाई करने से ये स्ट्रेटेजी कतराती नहीं है। अगला लेटर है आई। अगर आई की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप मतलब चाहे वो प्रमोटर खुद हो या फिर एचएनआईज हो या फिर डीआईआई, एफआईआई, इस तरह के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी उस कंपनी में स्टेक ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी होती है और शेयर में अगर प्राइस राइज होना है तो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जरूर होनी चाहिए उस स्टॉक में। इसमें एक और फैक्टर ये भी होता है कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। अगला लेटर है एम। लेटर एम यानी मार्केट डायरेक्शन। अगर मार्केट इन जनरल अप ट्रेंड में है तो उस केस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी अप ट्रेंड में है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स को हमें देखना चाहिए। पे एक और चीज मैं बता दूं तो हम प्राइमरीली कैंसलिंग के जो मेजर फैक्टर्स है उनको कंसीडर करेंगे स्टॉक को एनालाइज करते वक्त। आज के टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे 10 स्टॉक्स देखें जो कैंसलिंग मेथड को फॉलो करते हैं तो वो होंगे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड। ये पहली कंपनी है। इसकी बात करें
तो दिसंबर 2019 में अर्निंग पर शेयर 3.36 था, जो इंक्रीज होकर 6.13 हो गया। वहीं अगर हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर 8.77 से इंक्रीज होकर 9.81 और उसके बाद 12.34 हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.2% है और वहीं प्रमोटर की होल्डिंग 55% के आसपास है और एफआईआई प्लस डीआईए 30% के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि ये चारों फैक्टर जो है काफी अच्छे तरीके से कैंसलिम में फिट बैठते हैं। और वहीं अगर हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 148% है। अगली कंपनी है विप्रो। तो विप्रो की जब हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर 4.3 से इंक्रीज होकर 4.19 हो गया है दिसंबर क्वार्टर में, लास्ट 1 ईयर में। और वहीं लास्ट 3 इयर्स की डेटा देखें तो अर्निंग पर शेयर 2018 में 13.27 था, जो इंक्रीज होते हुए 17.02 हो गया 2020 में। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19.6% है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 64.3% है और एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग 19.5% है। तो देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी ज्यादा है, जो कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी के लिए काफी फिट बैठती है। चार्ट पे अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर में 150% के रिटर्न दिए हैं। अगली कंपनी है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात करें तो अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2019 में 2.21 हुआ करता था, वो इंक्रीज होकर 6.07 हो गया है। लास्ट 3 इयर्स की अर्निंग पर शेयर देखें तो 2018 में 8.08 हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर 2020 में 10.23 हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.4% है, जो काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63.2% है और वहीं एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग की बात करें तो 18% है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 81% के आसपास है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो 400% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने। अगली कंपनी है एम्फैसिस। जब एम्फैसिस की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2019 में 15.75 अर्निंग पर शेयर हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर 17.43 हो गया है। वही अर्निंग पर शेयर की बात करें लास्ट 3 इयर्स की तो 2018 में 43.34 हुआ करता था, वो इंक्रीज होकर 63.52 हो गया 2020 में। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.4% का अमेजिंग आरओई है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की 56% का स्टेक है, डीआईआई प्लस एफआईआई का ऑलमोस्ट 40% के आसपास का स्टेक है, जो कि अमेजिंग बात है। और अगर हम चार्ट पे भी देखें लास्ट 1 ईयर में इसने 135% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगली कंपनी है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो दिसंबर 2019 में जहां अर्निंग पर शेयर 11.49 हुआ करता था, वो इंक्रीज होकर 15.88 हो गया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो ये इंक्रीज होकर 5.79 से इंक्रीज होकर 44.80 हो गया, मतलब अमेजिंग अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रही है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 46.6% के हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की 45.7% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 23.5% है। तो ये अमेजिंग इंस्टीट्यूशनल प्लस प्रमोटर होल्डिंग है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो 238.14% के अमेजिंग रिटर्न्स है। अगली कंपनी है एफल इंडिया। तो एफल इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2019 में 8.41 हुआ करता था, वही दिसंबर 2020 में 12.04 हो गया है। तो ये काफी अच्छी जंप रही है। वहीं लास्ट 3 इयर्स की बात करें 2018 में 20.10 हुआ करता था और वहीं 2020 में 35.98 हो गया है, जो कि काफी अच्छी अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो अमेजिंग है, 43.5% की है। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 62.6% का होल्डिंग है और एफआईआई प्लस डीआईए की बात करें तो 24% के आसपास का एफआईआई प्लस डीआईए होल्डिंग है। तो ये काफी अच्छा, ऑलमोस्ट 86 टू 87% की होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 300% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं। अगली कंपनी है एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी की बात करें तो दिसंबर 2019 में जहां अर्निंग पर शेयर 3.01 थे, वो इंक्रीज होकर 3.86 हो गए दिसंबर 2020 में। वहीं लास्ट 3 इयर्स की अर्निंग की बात करें तो 8.07 हुआ करता था 2018 में, जो इंक्रीज होते हुए 2020 में 11.58 हो गया है। तो काफी अच्छी ईपीएस की ग्रोथ रही है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 17% का है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 55% के आसपास का स्टेक है और वहीं एफआईआई प्लस डीआई के पास ऑलमोस्ट 25% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के ऑलमोस्ट 80% के होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। चार्ट पे अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में 122% के अमेजिंग रिटर्न्स रहे हैं। अगली कंपनी है
जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, अगर इस कंपनी की बात करें तो दिसंबर 2019 में 8.26 था, वही इंक्रीज होकर 19.94 हो गया है दिसंबर 2020 में। वहीं ईपीएस लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 2018 में 16.55 का हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर 35.20 का हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 19.6% का है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जहां ऑलमोस्ट 65% का स्टेक है, वहीं एफआईआई प्लस डीआईआई के पास 19.5% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 84% का स्टेक जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। वहीं चार्ट पे अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर में 127% के रिटर्न रहे हैं। अगली कंपनी है नियोजन केमिकल लिमिटेड। तो जब इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2019 में 3.51 हुआ करता था ईपीएस, वही लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2020 में 3.65 हो गया है। और वहीं लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 2018 में 5.49 हुआ करता था ईपीएस, जो इंक्रीज होके 12.28 हो गया अर्निंग पर शेयर 2020 में। तो आप देख सकते हो ईपीएस का काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24% का हेल्दी आरओई है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जहां ऑलमोस्ट 65% का स्टेक है, एफआईआई डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 19.5% का स्टेक है। कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर हम चार्ट पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में 122% के अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। अगली कंपनी है कोफोर्ज लिमिटेड। अगर कोफोर्ज लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो दिसंबर 2019 में अर्निंग पर शेयर 19.73 हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर दिसंबर 20 में 20.14 हो गया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स के ईपीएस की बात करें तो 2018 में 45.59 का ईपीएस हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर 71 का हो गया है, जो कि काफी अच्छा ईपीएस ग्रोथ है। वहीं आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जहां ऑलमोस्ट 64% का स्टेक है, एफआईआई प्लस डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 26% का स्टेक है। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर हम चार्ट पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में 185% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। कैंसलिम जो है वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है अक्रॉस वर्ल्ड, और इंडिया में लोगों के लिए कंसेप्ट नया है, बट इसकी थ्योरी और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट 50 इयर्स के ऊपर हुआ है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेट करने वाली स्ट्रेटेजी है। और अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो इस स्ट्रेटेजी के दम पे, तो या तो आप इस स्ट्रेटेजी को डिटेल लेवल पे रिसर्च कर सकते हो और उसके बाद स्टॉक्स पिक कर सकते हो। एक कैविएट और दे दूं तो ये जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट्स को यूज करती है, तो इसमें आप जो स्टॉक्स बाई करोगे उसको रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, और रिसर्च नहीं करके अगर आप रेडीमेड इन्वेस्टमेंट खोज रहे हो इस स्ट्रेटेजी के दम पे, तो एक ऑप्शन है विलियम ओनील इंडिया करके एक कंपनी है, जिसकी मार्केट स्मिथ करके एक प्रोडक्ट है। उसी के अंडर कैंसलिम स्ट्रेटेजी का इंडिया में एप्लीकेशन करके इन लोग मॉडल पोर्टफोलियो बना के देते हैं, जिसमें ये रेगुलरली स्टॉक्स चेंज करते रहते हैं, जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस मुझे काफी हाई लगी। तो आप दूसरा ऑप्शन जो देख सकते हो वो है स्मॉल केस। स्मॉल केस में कैंसलिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर स्मॉल केस बना हुआ है, और ये जो है ये विंडमिल कैपिटल कंपनी ने स्टार्ट किया है। इसके लास्ट 4 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें तो सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 27% के अमेजिंग रिटर्न्स है। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इस स्मॉल केस में करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बेसिकली मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करके इस स्मॉल केस में खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाऊं आपको, इस स्मॉल केस में अक्टूबर 2020 में ऑलमोस्ट 40% का स्टेक जो है लार्ज कैप का हुआ करता था, और मिड कैप का ऑलमोस्ट 20% का हुआ करता था। और वहीं अगर हम करंट टाइम की बात करें तो ऑलमोस्ट 11% का स्टेक जो है लार्ज कैप का है, और मिड कैप में 44% ऑफ द पोर्टफोलियो है, और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 44% का। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से स्मॉल एंड मिड कैप में अच्छी रिकवरी हो रही है, तो इसका भरपूर फायदा कैंसलिंग स्ट्रेटेजी अपने टेक्निकल चार्ट्स के दम पे ले रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे सा टेक्निकल चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस का ब्लेंड जो है आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छे ताबड़तोड़ रिटर्न्स ला सकता है। तो अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन से और स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।